चलिए, तो इस वीडियो में है ना हम लोग सीखेंगे कैसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को फैक्टराइज किया जाता है। क्लास 9 की टॉपिक है, बस जरूरी है क्लास 10th में भी ये आना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था कैसे जीरोस निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के टर्म में के प्रोसेस में हमको फैक्टराइज करना होता है। मतलब मैंने बताया था कि जब तक कोई फंक्शन, जब तक कोई पॉलिनोमियल लीनियर फॉर्म में नहीं जाएगा तब तक वो है ना जीरोस आपको नहीं दे पाएगा, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, जीरो के लिए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है, हमको क्या करना है कि दिए गए पॉलिनोमियल को लीनियर में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट इट? तो विद द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं फैक्टराइज। ठीक है, तरीके बहुत सारे सीखे थे क्लास 9th में 8th में कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब माइनस बी होल, सारे फॉर्मूले हमने सीखे हैं, उनके थ्रू भी हम लोग फैक्टराइज करते थे। और एक ऐसा पर्टिकुलर केस था जिसमें 3 टर्म हुआ करते थे, जिसमें पहले टर्म में मैक्सिमम पावर 2, दूसरे टर्म में मैक्सिमम पावर 1 और थर्ड टर्म अकेला कांस्टेंट हुआ करता था। तो वैसे वाले में अगर कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट का सहारा लेके चीजों को फैक्टराइज किया करते थे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब कोई भी क्वेश्चंस को आपको जैसे जब कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो तो आप ऐसे ही लिख लो, उल्टा पुल्टा भी लिखा हो सकता है, जैसे कि पावर 2 वाला उधर लिख दिया हो लास्ट में, बीच में कांस्टेंट लिख दिया हो, पहले में पावर 1 वाला टर्म लिख दिया हो। तो उल्टा पुल्टा अगर लिखा हुआ है तो पहले आप उसको अरेंज कर लो। जरूरी नहीं अरेंज करना, बट अरेंज कर लोगे तो गलती कम से कम होगी, गलती होगी नहीं कहने का मतलब। जैसे सबसे पहले पावर 2 वाला लिखो, ठीक है, फिर पावर 1 वाला लिखो और फिर कांस्टेंट लिखो। जब अदल बदल कर रहे होगे तो सिंबल के साथ अदल बदल होगा, सिंबल के साथ। अगर मान लीजिए कहीं और लिखा हुआ है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है वहां पे, तो जब ये आगे आएगा भी तो अपने माइनस के साथ ही आगे आएगा। ठीक है, तो अरेंज कर लेना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब अरेंज करने के बाद क्या है लॉजिक? लॉजिक क्या, मैं थोड़ा एक बार बोल रहा हूं लॉजिक क्या है कि जब मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है तो दिमाग में हमारे आ चुका है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कौन होता है? एक्स पे पावर, किसी भी वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो, वेरिएबल जो भी हो उसका पावर 2 वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पावर 1 वाले को बोलते हैं सेकेंड टर्म, और कांस्टेंट नंबर जो होता है जहां पे वेरिएबल नहीं होता उसको बोलते हैं थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये भी याद होना चाहिए। मैंने बता रखा है, मैं बार बोलता हूं कि पावर पे 2 वाले के साथ जो नंबर इनटू में लगा होता है उसको a कहते हैं। जैसे यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया? 1 है। पावर पे 1 वाले के साथ जो लगा होता है नंबर इनटू में उसको b कहते हैं। जहां पे यहाँ पे b का वैल्यू -2 हो जाएगा, -2 लगा हुआ है इनटू में। ठीक है, और जो अकेला नंबर होता है उसको c बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे -8 है। वैसे अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? पावर पे 2 वाले के साथ लगा हुआ नंबर a हमेशा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है ना। पावर पे 1 वाले के साथ लगा हुआ नंबर b होता है, यहाँ तो पावर पे 1 वाला टर्म ही नहीं है। जब जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, तभी तो वो नहीं है, क्योंकि जो नंबर इनटू में होता है उसी को तो कोफिशिएंट बोलते हैं, और जब वो है ही नहीं मतलब वो 0 से इनटू था इसलिए वो नहीं है। ठीक है, तो पावर पे 1 वाले टर्म के कोफिशिएंट को है ना b बोलते हैं, तो b यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे c कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे a कितना है? यहाँ पे 1, पावर पे 2 के साथ लगा हुआ नंबर जो इनटू में है वो a। यहाँ पे b कितना हो जाएगा? पावर पे 1 के साथ लगा हुआ नंबर इनटू में कितना हो जाएगा? +2√2 है, सिंबल नहीं छोड़ रहा है, +2√2 है। ठीक है, और जो अकेला नंबर है -6 वो कांस्टेंट हो गया। ठीक वैसे यहाँ पे a क्या हो जाएगा? यहाँ पे a हो जाएगा पावर पे 2 के साथ लगा हुआ नंबर, यानी कि √3 आपका a हो गया। b क्या हो जाएगा? आपका b क्या हो जाएगा? पावर पे 1 के साथ लगा हुआ नंबर, यानी कि +10 हो जाएगा। और c क्या हो जाएगा? अकेला नंबर जो कि अकेला दिख रहा है, कोई वेरिएबल उसके पास नहीं है, यानी कि 7√3 आपका ये c हो गया। तो ABC पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो और ABC देख लो, बढ़िया, तो बड़ा आसान चीज होगी। अब फैक्टराइज करने के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज हो जाएगा। तो कैसे करते हैं फैक्टराइज? फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से करते हैं, ये सब रफ का काम, ये रफ का, इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, रफ करना होता है। चाहो तो आप जहां पे आप क्वेश्चन बना रहे हो उसके एक साइड में, राइट साइड में लाइन खींच के रफ लिख के वहां पे रफ कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही करना चाहिए क्योंकि मार्क्स पे मिलते हैं। तो फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट है मेरा प्लस में x², थर्ड है मेरा माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 1 8 x², हमारे पास रिजल्ट आया 8x²। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करने पे जरूर आपके पास कोई ना कोई नंबर तो आ ही जाएगा। उस नंबर का हमने है ना फैक्टराइज, उस नंबर को हमने फैक्टराइज कर लिया, 2 × 2 × 2 आया। अब कहानी क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट की कि बीच वाले को ऐसे दो हिस्से में बांटना है,
बीच वाले को ऐसे दो हिस्से में बांटना है कि उन दोनों हिस्सों को वापस जोड़ने या घटाने पे वो जो बीच का टर्म था, मिडिल टर्म था, वो मिल जाए। ठीक है, और जिन दो टर्म में बांटा है, जिन दो हिस्से में बांटा है, उन दोनों हिस्सों को आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो यहां जो मल्टीप्लाई हो के आया था वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? तो आप सोचो, है ना, अगर सोच ले तो जल्दी, जितना जल्दी उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे अगर सोचने से बचना है तो जो भी नंबर यहाँ आया था मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम मतलब उसका फैक्टराइज कर लो। आप फैक्टराइज्ड में जो भी नंबर्स आएंगे उसी को आपस में अरेंज करके दो नंबर खोज लो जिनको जोड़ने घटाने पे ये आ रहा हो बीच वाला, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में गुना होके एक तो देंगे ही देंगे क्योंकि उसी के फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो दो काम में एक काम, अगर ऐसे करोगे तो दो काम में तो एक काम पहले से हो रखा है। अगर यहां से आप चुनते हो, अगर आप यहां से चुनते हो तो है ना, क्या होता है, मिडिल टर्म को दो हिस्से में बांटना होता है जिनको गुना करने पे ये आता हो। तो अगर हम यहां से पिक करेंगे तो जो सेकंड वाला काम है यानी गुना होके ये आने वाला काम है, ये तो ऑलरेडी यहां से हो रखा होगा। हमको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से ही ऐसा कोई दो नंबर खोज लेते हैं जिनको जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा हो, -2x आ रहा हो, है ना। तो 2 2 4, आप 4 और 2 ले लेंगे ऐसे। ठीक है, 4 और 2 तो 4 2 8 भी हो जाएगा, 4 से 2 घटेगा तो 2 भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये सब सीखा हुआ है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, जितना अच्छा हो कि इससे ना करके आप सोच लो उतना अच्छा हो। ठीक है, जैसे 2x लाना है हमको, माइनस में 2x लाना है। ठीक है, तो एक 4x लिया, एक 2x लिया, क्योंकि 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 भी हो जाता है और 4 से 2 घटेगा तो वो 2 भी आ जाएगा। अब 4 को ले माइनस में कि 2 को ले माइनस में, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिंबल का, है ना, सिंबल का असाइनमेंट बहुत जरूरी है। किसको रखे माइनस, किसको रखे प्लस में। तो अगर हमको घटाने पे रिजल्ट मिल रहा है बीच में, क्या होता है, मिडिल टर्म को दो हिस्से में बांटो जिसको जोड़ने या घटाने पे आए मिडिल टर्म वापस। तो अगर घटाने पे आ रहा है ना, तो सिंबल आपको अलग अलग रखने हैं। जो भी दो टर्म आएंगे, जो भी दो पार्ट होने वाले हैं, उन दोनों पार्ट के सिंबल अलग अलग होंगे। अगर जोड़ने पे होता तो दोनों के पार्ट के सिंबल सेम होते, या तो दोनों होता माइनस माइनस में, दोनों होता प्लस प्लस में। वो डिपेंड करता है यहाँ के सिंबल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दोनों को घटाने पे ही आने वाला है, तो इतना तो मान चल गया, घटाने पे आएगा तो सिंबल दोनों का अलग अलग होने वाला है, एक माइनस में तो दूसरा प्लस में होने वाला है। ठीक है, अब अपना देख लो मिडिल टर्म आपका कौन सिंबल में, मिडिल टर्म का जो सिंबल होगा, जो लाना है आपको सिंबल, है ना, जो सिंबल होगा बड़े वाले को उसी सिंबल में रख दो, क्योंकि घटाने पे आना है, घटाने पे आना है वो। ठीक है, तो जो बड़ा सब्ट्रैक्ट करने पे आना है, तो जो बड़ा वाला अगर सब्ट्रैक्ट माइनस में होगा तभी तो रिजल्ट भी माइनस में देगा। कुछ इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं सिंबल को। अब सिंबल को डिसाइड कर लिया हमने, ठीक है, हमने इसको ब्रेक कर दिया, -2x को -4x + 2x में ब्रेक कर दिया। 4 टर्म हो गए, है ना, 1 2 3 4, अभी पहले 3 टर्म थे, 1 2 और 3 टर्म थे, अब यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, 4 टर्म्स हो गए। अब 4 टर्म जैसे हो जाएंगे, पहले 2 टर्म में जो कॉमन दिख रहा है वो अलग निकालो और अंतिम 2 टर्म में जो कॉमन दिख रहा है वो अलग निकाल लो। इन दोनों में कॉमन दिखा x, तो x बाहर निकाला, क्या बचा, x माइनस में 4 बचा, प्लस का प्लस, ये सिंबल जैसे वैसे ही रहेगा। इन दोनों में 2 कॉमन दिखा, 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा, x - 4 तो x - 4 बचा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान से देखो कि पहले वाले ब्रैकेट में जो नंबर आएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में भी उसी को आना है। ये सब गलती पकड़ने का तरीका होता है। अगर पहले वाले दो नंबर में कॉमन होने के बाद ब्रैकेट में x - 4 आया है, तो अगले वाले दो टर्म में भी कॉमन निकलने के बाद उसके ब्रैकेट में भी x - 4 ही आना चाहिए। ठीक है, लाना है, वही गलती नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों ही टर्म में फिर x - 4, इसमें भी इंटू में और इसमें भी इंटू में, जो इंटू में होता है उसी को तो कॉमन निकालते हैं, तो x - 4 फिर कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, इधर बचा x और उधर बचा प्लस में 2, ये बच गया इज इक्वल टू में 0। अब फिर मैंने जो बताया इससे पहले वाले वीडियो में, दो नंबर का गुना 0 हो रहा है, या तो पहला है ना, ये दो नंबर, ये रहा पहला नंबर इनटू ये रहा दूसरा नंबर, तो दो नंबर गुना 0, इसका मतलब या तो पहला वाला 0 या तो दूसरा वाला 0, या तो पहला वाला, समझिएगा, या तो पहला वाला 0 x - 4 0, या फिर दूसरा वाला 0, या फिर दोनों 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, यहां से x = 4 आएगा और यहां से x = 2 आएगा। मैंने बताया इससे पहले वाले वीडियो में कि अब इसका नाम दे दिया सर। ठीक है, एक को अल्फा कह लिया और दूसरे को बीटा कह लिया, नाम दे दिया जीरोस का, जीरोस है। समझ में आया बात ना? क्या हर जगह हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत है क्या? तो मिडिल टर्म स्प्लिट सिर्फ वहीं अपनाना है जहां पे 3 के 3 टर्म अवेलेबल हो, पावर 2 वाले हो, पावर 1 वाले हो और कांस्टेंट टर्म तीनों अवेलेबल, तो मिडिल टर्म अप्लाई करो।
अगर तीन में से कोई भी एक टर्म मिसिंग है, वो कोई भी एक टर्म का मतलब पावर 2 नहीं मिसिंग होना चाहिए, क्योंकि तब तक क्वाड्रेटिक ही नहीं हो पाएगा, है ना। पावर 2 के अलावा पावर 1 वाला मिसिंग हो या कांस्टेंट मिसिंग हो, कोई भी दो, इन दोनों में से कोई मिसिंग हो, तो उस केस में मिडिल टर्म स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना इसको अप्लाई भी हम सॉल्व कर सकते। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया है टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें मिडिल टर्म वाला स्प्लिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। बिना उसको यूज किए भी इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। क्या इसको मिडिल टर्म से बना सकते हैं? तो एकदम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है सभी के सभी, ये तो बेसिक है, एकदम बनेगा, सबके सब बनेगा। लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करें? जब हमको इसको फैक्टराइज करना है, क्या करेंगे, जब मिडिल टर्म गायब हो, मतलब एक्स, मतलब जो पावर 1 वाला टर्म है वो गायब हो, तो सीधा जीरो के लिए जीरो से इक्वेट करो, जीरोस निकालने के जीरो से इक्वेट करो, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट करो। जो भी कांस्टेंट टर्म है ना, जैसे सॉल्व करते हो ना आप लीनियर वाले को, ऐसे सॉल्व कर दो, -15 इधर आएगा तो +15। अब यहां से एक बात कॉल करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू +15 हो गया, है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो गया। अच्छा, क्लियर है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब स्क्वायर जाएगा दूसरी तरफ, स्क्वायर जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। जब भी स्क्वायर एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस कहीं जाएगा, ठीक है, स्क्वायर सॉरी, जब भी स्क्वायर जाएगा दूसरी तरफ, स्क्वायर जाएगा दूसरी तरफ, तो यहां पे जो भी नंबर होगा उसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट में बदल जाएगा। जो भी नंबर इस तरफ होगा उस पे रूट में बदल जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। भाई क्यों आएगा प्लस माइनस में? जरा समझाइए इस बात को। जैसे मान लो कि 4 का स्क्वायर हमने लिखा 16, 4 का स्क्वायर में लिखा 16 होगा ना, 4 का स्क्वायर 16 लिखा। अब अगर हमको 4 निकालना है, यहां से 4, तो 16 के साथ ऐसा क्या करे कि रिजल्ट 4 आ जाए। अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो ये तो पढ़ चुके क्लास 8 में ना, जिसका स्क्वायर कुछ नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट वो नंबर हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होने वाला है, एकदम होने वाला है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर का कोई स्क्वायर रूट कह रहे हैं उसको स्क्वायर करेंगे तो वापस, है ना, वापस वो नंबर आ जाना चाहिए। स्क्वायर रूट को स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए? वापस वो नंबर 16 आ जाना चाहिए। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है? क्या सिर्फ पॉजिटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है? अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तब भी रिजल्ट +2 आएगा, और अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी रिजल्ट +2 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी स्क्वायर बदलता है स्क्वायर रूट में, इक्वल टू के दूसरी ओर जाएगा, बदलेगा स्क्वायर रूट में, तो प्लस में भी देंगे और माइनस में भी देंगे, क्योंकि जब इसका स्क्वायर होगा तो +√15 का स्क्वायर भी 15 होगा और -√15 का स्क्वायर भी क्या होगा? 15 हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है ना। इस तरीके से हमारे पास दो निकल गए, एक +√15 निकल गया और एक निकल गया -√15। एक को अल्फा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया, अल्फा बीटा निकल गया। अब अल्फा बीटा यहाँ से मैंने इससे पहले वाला वीडियो बताया है, जब अल्फा बीटा निकल गया है, अल्फा बीटा को जोड़ो, अल्टीमेटली -b/a के बराबर लिख दो। जैसे कि यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, क्या हो जाएगा? √15 प्लस -√15, ये 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं सोचना है, जो भी रिजल्ट आया है वो -b/a के बराबर ही होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, b कितना है? 0 है, a कितना है? 1, 0/1 क्या होने वाला है? 0 ही होने वाला है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करो तो √15 इंटू -√15 तो कितना हो जाएगा? माइनस में 15 हो जाएगा। देखो ये अल्टीमेटली c/a के बराबर ही होगा। c कितना है? -15। c कितना है? -15। a कितना है? 1, तो -15/1 -15, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जोड़ने तो हमको आता ही है, और रिजल्ट सीधे जो भी आएगा सीधे -b/a अल्फा प्लस बीटा में, और अल्फा इंटू बीटा में सीधे c/a लिख देंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू कहाँ है? फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो तीनों अगर टर्म है तो फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिट के माध्यम से। अगर दो ही है, दो में कौन सा? पावर 1 वाला गायब है तो ऐसे कर लो, है ना। अगर कांस्टेंट गायब है उसके भी मैं एक एग्जांपल दूंगा, समझा दूंगा मैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस पे आते हैं। इसमें क्या है कि तीनों टर्म तो है, लेकिन तीनों टर्म में बीच में आ गया स्क्वायर रूट। बीच में क्या दे दिया? स्क्वायर रूट के साथ कोई नंबर दे दिया। अब ऐसे वाले में अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते कैसे करें। काम वही करना, काम क्या करना है? फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले को ऐसे दो हिस्से में तोड़ना है जिनको वापस गुना करने पे वो जो गुना होके आया था सो आ जाए, और उनको आपस में जोड़े या घटाए तो जो बीच वाला टर्म है वो मिल जाए। तो पहला काम करते हैं वैसे ही, है ना। फर्स्ट को थर्ड से कर दिया मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ माइनस होगा,
फर्स्ट को थर्ड से कर दिया मल्टीप्लाई, तो प्लस में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस में 6 से, तो कितना आ जाएगा माइनस में 6 स्क्वायर, ठीक है। और जो 6 है उसको हमने, है ना, मतलब फैक्टराइज कर लिया 2 into 3, ठीक है। अब इन्हीं में से हमको नंबर चुनना है, ऐसे दो नंबर जो कि जुटने घटने पे ये दे देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ट्रिक सुनो यहाँ से, अगर बीच में रेडिकल है, बीच में रूट दे रहा है, रूट देख रहा है ना, रूट और उसके अंदर कोई नंबर है, बाहर के नंबर से मतलब नहीं हमको, बाहर के नंबर से मतलब नहीं है, रूट और उसके अंदर का नंबर जो भी दिख रहा है, तो जैसे ही ये दो टर्म में स्प्लिट करना तो है हमको, दो टर्म में स्प्लिट, तो उन दोनों टर्म में वो रूट और उसके अंदर का नंबर जरूर होगा। मतलब इस वाले में देखो मैंने √2 लिखा है, इस वाले में मैंने √2 लिखा है, एकदम होगा, लिख देना है, बिना सोचे समझे लिख दो, ठीक है, क्लियर है। बीच में अगर रूट वाला नंबर है तो जब वो स्प्लिट होगा दो हिस्से में, तो दोनों हिस्से में वो रूट वाला नंबर आना ही आना है, लिख दो भैया, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, लिख दिया, ठीक है। अब हमको सिर्फ ये सोचना है कि एग्जैक्टली और क्या हम नंबर डाल दें कि रिजल्ट यहां तक पहुंच जाए और गुना होके यहां तक पहुंच जाए। अब हमने √2 तो ले लिया है ना, जैसे कि यहाँ पे 2√2 था, जैसे ही ये दो हिस्से में स्प्लिट हुआ तो मैंने बोला कि दोनों हिस्से में √2 तो आना ही आना है, लिख दिया √2, जो रूट है यहाँ पे वो दोनों में आएगा। अगर यहाँ √3 होता तो √3 लिख देते, यहाँ पे √5 होता तो √5 लिख देते, जो यहाँ पे रूट है वो दोनों में आना ही आना है। इनको गुना करने पे वापस ये मिलना चाहिए, तरीका तो यही है। तो अगर हम इनको गुना कर लेते हैं तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। लाना 6 था, हुआ 2 ही, कितने और से मल्टीप्लाई करें तो 3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी एक में, इधर में या इसमें, किसी भी एक में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो हो गया मेरे ख्याल से √2 × √2 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको प्लस में रखें कि इसको माइनस में रखें, इसको प्लस में रखें कि इसको माइनस में रखें, सिंबल सोचना है हमको, या फिर दोनों को प्लस में रखें या फिर दोनों को माइनस में रखें, ठीक है। तो डिसाइड करेंगे यहां से, लाना कितना है 2√2। अब बताओ ये घट के 2√2 आएगा या जुट के 2√2 आएगा, जुटेगा ये तो ये 4√2 हो जाएगा, और ये घट के ही 3√2 में से एक √2 चला गया तो ये हो जाएगा 2√2, मतलब ये दो नंबर आपस में घटने के बाद ही ये देंगे। जब भी घटाना होता है तो कंफर्म सिंबल अलग अलग ही रखेंगे, या तो इसको माइनस में उसको प्लस में, या तो इसको प्लस में और इसको माइनस में रखेंगे। अब भी कंफ्यूजन है कि किसको प्लस किसको माइनस करेंगे, है ना। तो हम अपने रिजल्ट पे देखेंगे, रिजल्ट चाहिए हमको प्लस में, रिजल्ट चाहिए प्लस में। तो अगर रिजल्ट चाहिए प्लस में तो बड़ा वाला उसी सिंबल में होना चाहिए जिसमें रिजल्ट चाहिए, बड़ा वाला उसी सिंबल में होना चाहिए जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट चाहिए प्लस में तो बड़े वाले को प्लस में रखेंगे या छोटे वाले को माइनस में रखेंगे। कुछ इस हिसाब से यहाँ पे प्लस 3√2 मैंने लिखा है, अब वहां -√2 लिखा है, एक्स तो खैर है। ये बात समझ में आई, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ट्रिक एकदम ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। जो बीच में रेडिकल है वो दोनों में आएगा, ठीक है। आप फिर एक नंबर ऐसा सोचो, इसको आपस में गुना करके देख लो एक बार, चेक कर लो कि आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं आया है इसका मतलब कोई और नंबर आपको प्लेसमेंट अभी करने हैं, ठीक है, कर लिया। अब कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन सिर्फ x दिख रहा तो x निकाल दिया, ठीक है, क्या बचा x + 3√2 बचा, फिर ये माइनस का ये माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है √2x और माइनस में 6, कॉमन क्या होगा। अगर ऐसे देखें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, लेकिन ध्यान से देखना कुछ चीजें छुपी होती है, हाइक होती है। ये 6 को लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, 6 को, इस 6 को √2x - 2 × 3 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब फिर √2x माइनस इस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, पकड़ पा रहे हो, √2 × √2। एक किसी ना किसी भी एक नंबर में, किसी भी एक नंबर में दो रूट के नंबर से इंटू में होते हैं, √2 × √2 2 होता है, 3 √3 × √3 3 हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। ये सब बात आपको आइडिया है ही, मतलब बहुत साफ दिख रहा है, ऐसे तो कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा हम माइंड को ब्रॉड करें अपने तो हमको साफ साफ √2 कॉमन दिख रहा। ये चीज सेम है, √2x माइनस √2 × √2 2 2 × 3 6, यही है ना। अब हमको √2 कॉमन दिख रहा है ना। अगर √2 कॉमन दिख रहा है तो इसका मतलब √2 हम बाहर निकाल सकते हैं, देखो मैंने √2 बाहर निकाल दिया, माइनस यहाँ पे था ही, √2 मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा अंदर में, यहाँ पे x बचा, यहाँ माइनस था मैंने प्लस कर दिया, जैसे ही माइनस ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, माइनस ऑटोमेटिकली अगर बाहर हो गया तो अंदर का सिंबल चेंज कर जाएगा, जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव में वो नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ ये नेगेटिव था, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब इस 6 में ये है 6, √2 × √2 × 3, √2 तो बाहर निकल गया, √2 तो बाहर निकल, क्या बचा 3 और √2 बच गया, तो 3 और √2 यहाँ लिख दिया गया। अब देखो वो चीज फॉलो हो रहा है, जो पहले ब्रैकेट में है उसी को दूसरे ब्रैकेट में भी आना है, तो वो भी तो अपना सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए।
ठीक है, अब फिर कॉमन निकल गया x प्लस 3√2 और x प्लस 3√2 इसमें भी कॉमन निकल गया, इधर बचा x उधर बचा माइनस में √2, दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो ये बराबर 0 या तो ये बराबर 0, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि x इज इक्वल टू या तो -3√2 या तो x इज इक्वल टू √2, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा कहा। अब फिर वही इसको जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3√2 प्लस में √2 यानी कि माइनस में 2√2। अब कुछ मत सोचो, कर लोगे माइनस में b बाई ए, वही होगा। देखो ध्यान से, b कितना है, b आपका 2√2 है, तो माइनस फॉर्मूले का b 2√2 आएगा वैल्यू 1। देखो सेम चीज है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -3√2 इंटू √2 है ना, इंटू √2, 3 × 3 √2 इंटू √2 2 यानी कि 3 × 2 6 यानी कि -6। अब कुछ मत सोचो, लिखो c बाई ए, सीधे c बाई ए लिखो। c कितना आपका, देखो -6 है, a कितना आपका 1, तो -6 बाई 1 तो -6 आंसर। समझ पा रहे बात को ना, ठीक है। ये है ना, इस तरीके से हम रिलेशन को भी स्टडी करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये हम अल्फा बीटा निकालने का तरीका देखें। यहां तो था बीच में रूट था, बीच में अगर रूट है तो ऐसे कर लिया। अगर है ना फर्स्ट टर्म में रूट आ जाए और थर्ड टर्म में रूट आ जाए, बीच में रूट नहीं है, फर्स्ट में रूट और थर्ड में रूट है, तो क्या करेंगे, काम वही। इसमें तो वो भी सोचना था, ठीक है, इसमें, लेकिन तो वो भी नहीं सोचना है। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई रूट खत्म हो जाएगा, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करो और रूट तुमको खत्म ही हो जाएगा, खत्म होता हुआ दिखेगा। जैसे √3x² और 7√3 मल्टीप्लाई किया, ये 21 हो गया, खत्म हो गया रूट, है ना। 21 को तोड़ा 3 × 7 और 3 और 7 ही को दो नंबर है जो जुट के सेट दे देगा हमको, ठीक है। मिडिल टर्म को ऐसे दो हिस्से में बांटो, जो जुट के या घट के मिडिल टर्म आ जाए और गुना होके यहाँ जो गुना हो गया है तो 100 आ जाए, तो आ गया मेरे ख्याल से, काम खत्म है। यहाँ से कॉमन निकालो, x कॉमन तो √3x + 7, और यहाँ देखो वही हाइट छुपा हुआ है, यहाँ 3x है, यहाँ 7√3 है, 3x और 7√3 कुछ कॉमन दिख रहा है, लेकिन हमको मालूम है इस 3 में 2√3 छुपा हुआ है, इस 3 में 2√3 हैं, तो 1√3 बाहर हो गया, तो 1√3 रह जाएगा, और ये x का x रह गया, प्लस का प्लस, और ये 7 का 7, तो √3 बाहर हो चुका था। अब फिर इसमें से कॉमन निकाल लिया, यहाँ कॉमन निकाल लिया, √3x + 7 दोनों में कॉमन निकल गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा प्लस में √3 बराबर 0। एक बार पहला वाला 0, एक बार दूसरा वाला 0, तो एक बार x = -7/√3, एक बार x = जाएगा माइनस में √3, एक को अल्फा और एक को बीटा कह दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा करना, रिजल्ट जो भी आए सीधे लिख देना -b/a, फिर अल्फा इंटू बीटा करना, रिजल्ट जो भी आए रिजल्ट c/a। कुछ इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज, ठीक है। एक टाइप आपको समझ गया जिसमें क्या हो, थर्ड टर्म गायब हो तो कैसे करेंगे फैक्टराइज, मैं वो भी जरा बता देता हूं, वेट फॉर अ मिनट। और एक ये लास्ट एग्जांपल जिसमें है ना हमने एक एग्जांपल लिया RU, है ना, एक नाम दिया जो कि बराबर है 4u² - 20u, इसमें थर्ड टर्म गायब कर दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 निकालने के लिए इसको 0 के बराबर किया, 4u - 20u = 0 किया। पहले ही हमको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन निकाल लेंगे, जैसे 4u² - 20u में हमको 4u कॉमन दिखा, निकाल लिया कॉमन, तो 4u = 4u इंटू है ना u - 5 निकल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ऐसे ही कॉमन निकालते हैं, हमारे पास दो टर्म आ गए, पहला टर्म भी बराबर 0 और सेकंड टर्म भी बराबर 0 के हो गया, ठीक है। यहाँ से u = 0 आ गया और यहाँ से u = 5 आ गया, किसी एक को अल्फा का किसी एक को बीटा का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग है ना अपने दिए गए पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करके अल्फा बीटा फाइंड करके और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर लेंगे। थैंक यू।